नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम कोरोना आपातकाल पर संपूर्ण भारत की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आज तक की टीमों ने देश के अलग अलग शहरों में बड़ी बड़ी पड़ताल की। केंद्र और राज्य सरकार के दावे और ग्राउंड जीरो पर महामारी से लड़ाई की जमीनी सच्चाई का एक एक सच हमारी कैमरा टीम्स ने कैद किया है। जो तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई हैं, मरीजों का जो हाल हमने देखा है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आखिर सरकारी सिस्टम कैसे कोरोना के मरीजों को शहर शहर बेदम कर रहा है, आज हमको हमारी ये रिपोर्ट बहुत गौर से देखनी चाहिए। डरने के लिए नहीं, बल्कि सावधान रहने के लिए। अभी कोरोना का पीक कहां तक जाएगा? कोरोना से युद्ध अभी कितने दिन और चलेगा? देश में कोरोना इमरजेंसी की बड़ी पड़ताल। डरना जरूरी है क्योंकि फेल है पूरा सिस्टम। वेंटिलेटर है लेकिन ऑपरेटर मौजूद नहीं। दिल्ली के खान मार्केट में साजिश की ढील, नदी में तैरती डेड बॉडी का डरावना सच, बंगाल में कोरोना की लहर की भयावह, शहर शहर कोरोना संक्रमण की आंखों देखी। टीका नहीं लग पा रहा है। इस तरह की कमियों के बीच पश्चिम बंगाल, जहां चुनावों के बाद ये कहा जा रहा है कि कोरोना का विस्फोट हुआ है, आखिर वो लड़ेगा कैसे? जब देश में लोग बेड के लिए तरस रहे हैं, वहीं सहरसा में ऐसी तस्वीर भी है जहां पर प्रशासन की तरफ से इंतज़ाम पूरे किए गए हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है नहीं किया जा रहा है। ये वो नदी है और कहा यह जा रहा है कि कहीं कहीं इसमें शव अभी भी मौजूद हैं। सांसों पर संकट और बेदम सरकारी सिस्टम। तो कोरोना को लेकर विशेषज्ञों की सबसे बड़ी चेतावनी यह रहती है कि आप कोरोना को बिल्कुल हल्के में ना लें। आपने भी हमसे अपने आसपास ये देखा होगा कि जिसने भी कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया वो उसका शिकार हो गया। लेकिन जब लॉकडाउन लगाने वाली सरकारें ही आत्म प्रशंसा में डूब जाएं तो फिर सोचिए कि कितना बड़ा खतरा सिद्ध हो सकता है। राजस्थान में कोरोना बेकाबू होने के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया। फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि उनके राज्य में दिल्ली और दूसरे राज्यों से बेहतर स्थिति है। लेकिन क्या ऐसा है? जयपुर से हमारे संवाददाता शरद कुमार की ये रिपोर्ट देखिए और आप खुद ही तय कीजिए। और नाम उसका दिया जन अनुशासन पखवाड़ा तो था। पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वो भूल देखिए जिसके लिए वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। आज 3 मई से हमने 15 दिन का जो लॉकडाउन लगाया, एक प्रकार लॉकडाउन की तरह ही है। वो नाम दिया उसका, हमने क्या दिया और नाम उसका दिया जन अनुशासन पखवाड़ा तो था पहले, उनको हमने जोड़ दिया है एक प्रकार से थोड़ा ज्यादा। नाम भूल गया मैं। गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन कोरोना में अगर जनता भटके, बेमौत मारी जाए और फिर भी मुख्यमंत्री खुद अपनी पीठ ठोके तो उसे आप क्या कहेंगे? क्या ऐसी भूल को माफ किया जा सकता है? क्या मारामारी ऑक्सीजन की है? कैसे सीन आ रहे हैं देश के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे यूपी के हो। हम यहाँ आंकड़े छिपाते नहीं हैं, कई राज्यों तो अपने आंकड़े छिपाते भी है, सब कुछ करते होंगे, पर हकीकत हमने फिर भी कंट्रोल काफी हद तक कर रखा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का दावा है कि उनके राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले हालात बेहतर हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या राजस्थान में सभी को इलाज मिल रहा है? ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है? जवाब आप ये रिपोर्ट देखकर खुद ही तय कीजिए। सबसे पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर चलते हैं, जहां राज्य का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है। नाम है RUHS। आज तक संवाददाता शरद कुमार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दावे की पड़ताल करने जब यहां पहुंचे तो हमें अस्पताल के बाहर खड़ी एक एम्बुलेंस के ड्राइवर ने इशारा करके बुलाया। 2 घंटे से घूम रहा हूँ इसमें के अंदर, वो कह रहे हैं कि बेड है ही नहीं। शरद कुमार जब यहाँ पहुँचे तो हमें एम्बुलेंस के अंदर ये मरीज इस हालत में मिला। कोई भी बता सकता है कि इस मरीज की हालत बहुत खराब है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। शरद कुमार ने जब उनके साथ आए परिजनों से पूछा तो बताया गया कि उनकी निजी ऑक्सीजन खत्म हो गई है, इसीलिए मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है। लेकिन जब हमने पूछा कि अगर इतनी हालत खराब है तो फिर इसे अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाया जा रहा, इस सवाल का जवाब जो हमें मिला वो एसी कमरे में बैठकर बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री से बिल्कुल भिन्न था।
सरकार कहती है कि संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन देख सकते हैं किस तरह से राजस्थान के सबसे बड़े कोविड अस्पताल के बाहर है वो मरीज यहाँ पर उसकी सांसें अटक रही है, लेकिन जगह नहीं है। इस तरह के हालात यहाँ पर है। कहाँ से लेके आए हैं? RUSS से लिया है, इनको भर्ती नहीं किया अभी। क्या कर रहे हैं? बोले बेड नहीं है। बेड नहीं है। जयपुर में RUHS के बाहर ऐसे मरीजों की भरमार है जिनकी सांसें थम रही हैं। चिलचिलाती धूप में आप भी देख सकते हैं कि राजस्थान के सबसे बड़े कोविड अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की भीड़ है, जिनमें लेटे मरीज ऑक्सीजन और इलाज दोनों के लिए तड़प रहे हैं। राजस्थान में कर्फ्यू के बावजूद कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे ज्यादा हालात खराब जयपुर में हो रखे हैं। मैं अभी RUHS के सामने हूं, जहां पर हर 5 मिनट में सन्नाटा एम्बुलेंस से टूट रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई हैं। अगर आप गेट के बाहर देखें और गेट के अंदर देखें तो एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस है। सवाल यह है कि अगर राजस्थान में हालात बाकी राज्यों से बेहतर हैं, तो फिर इस चिलचिलाती धूप में लोग इतने बेसहारा क्यों हैं? ये वो सवाल है जिसे सोच कर जनता अपना आपा खो रही है। इसमें अमेरिका से आई ये NRI महिला भी शामिल है। कोई ऑक्सीजन नहीं है। This is terrible, terrible, terrible. My mother is sitting at home, 61 oxygen level. This is terrible. We are here from US and look at us, going hospital to hospital, no bed, nothing. तो जयपुर के RUHS अस्पताल के बाहर कोरोना मरीजों से भरी इन एम्बुलेंस को देखकर तो नहीं लगता कि राजस्थान में हालात बाकी राज्यों से बेहतर हैं, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा होता तो फिर एक भाई राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह में बिना ऑक्सीजन अपनी बहन की मौत का इल्जाम सरकारी सिस्टम पर नहीं लगाता। दावा है कि ये तस्वीर 2 मई की है, जिसमें मरने वाली महिला का भाई होने का दावा कर रहा तीमारदार बता रहा है कि वो पूरे जयपुर में बेड के लिए भटकता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बहन को भर्ती नहीं किया। ये कौन है पेशेंट जो अभी खत्म हुई है? वो बहन है। कहाँ से आए हो आप? 25 साल की मेरी बहन है। भगवान, कहाँ से आए हो? हम यहाँ से निवाई से टोक से गुंची से आए हैं, निवाई के पास। कितने हॉस्पिटल घूमे आप? हम 5वें छठे हॉस्पिटल में आए भाई साहब। ये यहाँ पे SMS का हाल है। जो मुख्यमंत्री अपने राज्य में लॉकडाउन लगाए वो उसका नाम भूल जाए तो ये समझ में आता है, लेकिन अगर जनता राज्य की राजधानी में बेमौत मारे जाने का दावा कर रही हो तो क्या मुख्यमंत्री की आत्म प्रशंसा का ये बयान उन्हें चुनने वाली जनता के साथ मजाक नहीं है? अरे माँ कहीं दिल्ली रहते हैं, रोज शाम को टीवी देखते होंगे, क्या क्या दृश्य आ रहे हैं वहाँ पर, क्या क्या वहाँ पर डॉक्टर लोग राय दे रहे हैं, क्या मारामारी ऑक्सीजन की है, कैसे सीन आ रहे हैं देश के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे यूपी के हो। हम यहाँ आंकड़े छिपाते नहीं हैं, कई राज्य तो अपने आंकड़े छिपाते भी है, सब कुछ करते होंगे, पर हकीकत हमने फिर भी कंट्रोल काफी हद तक कर रखा है। सोचिए, जयपुर में ये हालात है तो राजस्थान के छोटे छोटे शहरों में क्या हो रहा होगा, इसका भी उदाहरण पाली के रूप में आपके सामने है। मिनी ट्रक में लेटी ये 60 साल की चांद कंवर है, जिनका BP बढ़ने पर पहले इन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन जब इनकी सांसें उखड़ी तो डॉक्टरों ने कोरोना की आशंका जताई और बांगड़ अस्पताल में ले जाने को कह दिया। जब एम्बुलेंस नहीं आई तो मिनी ट्रक में ही उनकी बहू अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड पहुंची। दावा है कि पहले यहां गार्ड ने काफी देर तक उनके साथ पूछताछ की और फिर उन्हें कोविड OPD भेज दिया, जहां से उन्हें दोबारा ट्रॉमा वार्ड जाने को कहा गया। इस तरह कोरोना के मरीज को 1.5 घंटे तक इलाज नहीं मिला और उनकी मौत हो गई। छाती में दर्द था, ये जिंदे थे, हमें इसको डाल के 1 घंटा तक सदा हॉस्पिटल के बाहर और घूमते रहे, वहाँ कहीं उन्होंने एडमिट नहीं किया। ऑक्सीजन की हमारे को जरूरत नहीं थी तो भी इनको भर्ती नहीं किया। इस पार से उस पार भेज रहे हैं, कभी इधर भेज रहे, इधर भेजे, यहाँ लाया, फिर सामने भेजा, फिर इधर भेजा, इधर से गेट बंद कर दिया, फिर बाहर से गाड़ी घुमा के लेके आए, फिर इधर आए, उन्होंने बोल दिया, फिर तब आप आए, मीडिया वाला आए, तब इन्होंने एडमिट भी नहीं करता। बच्चे को 100 नंबर भेज रहे हैं, जिंदा लेके आए, लेकिन बच्चा के नहीं लेके जा पाए। रोते हुए परिजन कहते हैं कि अगर समय पर एम्बुलेंस मिल गई होती, इधर उधर भेजने में 1.5 घंटे खराब नहीं किए होते तो शायद उनका मरीज बच सकता था। यानी दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान में भी लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं और सरकारी सिस्टम की भूल भुलैया में घूमते हुए मारे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में राजस्थान में हालात दूसरे राज्यों से बेहतर हैं? इस सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक और दलील लेकर पेश होते हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में भारत छोड़िए विकसित देशों की स्वास्थ्य सेवाएं भी ढह सकती थी, लेकिन सवाल मुख्यमंत्री के रवैये पर है, जो मरती और बिलखती जनता के बीच भी ये कहने की हिम्मत रखे
कि उनके राज्य में हालात दूसरे राज्यों से बेहतर हैं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। राजस्थान की हालत आपने देख ली और राजस्थान से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना का सबसे बड़ा कहर पिछले 24 घंटों में देखने को मिला। 18,231 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ये राजस्थान में सबसे बड़ा कोरोना का अटैक है। 24 घंटों में 164 लोगों की मृत्यु की खबर भी आई है। जयपुर में 4,000 से ज्यादा 4,902 केस सामने आए हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि पिछले 24 घंटों में 18,000 को आंकड़ा पार कर गया है राजस्थान में। आइए अब राजस्थान से आपको लिए चलते हैं बंगाल। बंगाल में कोरोना से निपटने की अधूरी तैयारियां, आसनसोल से आज तक की सीधी पड़ताल। क्या होगा इलाज जब बीमार पड़े हैं? अस्पताल न बेड है, न ऑक्सीजन है, बेसहारा है मरीज। और ये सिर्फ आसनसोल की बात नहीं बल्कि पूरे बंगाल का यही हाल है। बंगाल में कोरोना की रफ्तार हर नए दिन के साथ डरा रही है। चुनाव खत्म होने के बाद अब कोरोना विस्फोट के संकेत साफ साफ मिलने लगे हैं। बंगाल में कोरोना के खिलाफ युद्ध की तैयारी कैसी है, आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट से आपको समझ में आएगा। यह है आसनसोल का जिला अस्पताल। आप देख सकते हैं इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक मरीज लेटा हुआ है, लेकिन सुध लेने वाला कोई मेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं। यानी सब कुछ भगवान भरोसे है। चौंकाने वाली बात यह है कि हालात पर बात करने के लिए अस्पताल में ना सुपरिंटेंडेंट मिले, ना कोई और प्रशासनिक अधिकारी। अब आपको आसनसोल के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल HLG आपको लिए चलते हैं। पिछले कुछ दिनों में संक्रमण बढ़ा है, इसलिए अस्पताल में बेड कम पड़ने लगे हैं। अस्पताल प्रशासन ने सफेद कागज पर नोटिस चिपका दिया है कि आइसोलेशन बेड उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, इस महामारी से लड़ने के लिए सबसे कारगर हथियार टीकाकरण भी रोक दिया गया है। बड़े शहरों को तो छोड़िए, पश्चिम बंगाल में छोटे शहर और ग्रामीण इलाकों की स्थिति सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, दरअसल मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि इन अस्पतालों ने अपनी बेड की संख्या तो बढ़ा दी है, ऑक्सीजन बेड भी बढ़ा दिए हैं, लेकिन बावजूद संख्या इतनी है कि लिखना पड़ रहा है नो आइसोलेशन बेड अवेलेबल, यानी कि आइसोलेशन के लिए बेड नहीं है, बेड मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन वाले बेड मौजूद नहीं है। ICU के भी जो मरीज हैं उनकी भी संख्या ज़्यादा है। उससे भी बड़ी चुनौती कि वैक्सीनेशन तो होना था, लेकिन वैक्सीनेशन भी यहाँ पर नहीं हो रहा है, यानी टीकाकरण भी बंगाल में पिछले कुछ दिनों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस महामारी से पश्चिम बंगाल लड़ेगा तो लड़ेगा कैसे? छोटे शहरों की ओर ध्यान कब दिया जाएगा? आज तक के कैमरे के सामने ऐसा ही एक परिवार दिखाई पड़ा जो अपने परिवार के सदस्य को लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन ICU बेड खाली ना होने के चलते उसे निराश होकर वापस जाना पड़ा। अपने मरीज को लेकर आए पार्थ दास ने आज तक से कहा, कहाँ से आप लोग कहाँ से रहे? यही आसनसोल के ही है। कहाँ कितने हॉस्पिटल गए थे? 4-5 हॉस्पिटल गए, कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं। वो सरकारी वाला जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे उसी में मत करिए सर। 5 हॉस्पिटल जाने पे नहीं मिला। अभी कोरोना के केस बढ़ने शुरू हुए और हॉस्पिटल में ना तो बेड है और ना ही टीका। हॉस्पिटल के प्रबंधक सुब्रतो चटर्जी ने बताया, अब सबसे बड़ा संकट ऑक्सीजन का है। It's a huge demand. This is a huge demand because if we compare with the first wave and the second wave, in the first wave, oxygen demand was not so much. But in this time, it is only oxygen that is required. We used to have a capacity of 50 cylinders, D-type cylinders, that's in 7 cubic meter cylinders we used to consume. But now we are touching 160 cylinders. More than three times. 3 times. So every patients that are coming, they are on the oxygen support. ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर बंगाल और केंद्र सरकार के बीच बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार यानी टीकाकरण बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है। See, for the last 8-10 days, we haven't got any vaccine. There's no supply of vaccine for the private hospitals is concerned. Yes, vaccine is there in the government hospitals, but here we are unable to provide because there is no supply of vaccine. For how many days this shortage you report? Yeah, around 8 to 10 days there is no supply of vaccines. आसनसोल में टीकाकरण सरकारी अस्पतालों में भी नहीं हो पा रहा है। ESIC अस्पताल में भी पिछले 1 सप्ताह से टीकाकरण बंद है। अस्पताल के बाहर नोटिस लगा दिया गया है कि वैक्सीनेशन नहीं होगा। आसनसोल में पहले ही आपने देख दिया कि रेस्ट्रिक्शन के बावजूद लोग बाजारों में भरे हैं, मानते नहीं हैं। अस्पतालों में
मरीजों की संख्या बड़ी है, लेकिन यहाँ कड़ाई ऐसी है कि आप अस्पतालों में ना तो किसी से बात कर सकते हैं, ना कोई डॉक्टर आपसे बात करने आएगा। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती वैक्सीन को लेकर के है। सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल में हो, यहाँ ESIC अस्पताल में हो, यहाँ सीधा लिख दिया गया है नो वैक्सीन नो कूपन। 6 तारीख की तारीख भी है और लोगों का भी कहना है कि पिछले, चाहे पहला डोज हो चाहे दूसरा डोज हो, पिछले कई दिनों से लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें टीका नहीं लग पा रहा है। इस राजस्थान की स्थिति हमने आपको दिखाई, बंगाल की स्थिति आपने देखी, और आइए अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कोरोना लोगों को बेमौत मार रहा है। कुछ दिन पहले कब्रिस्तान और शमशान घाट के बाहर लंबी लंबी लाइनों की तस्वीर दिखाई दी थी, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से बेहद चौंकाने वाली तस्वीर आई है। आखिर यमुना में तैरती डेड बॉडी का सच क्या है? पड़ताल की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने हमीरपुर जाकर। हम आपको ये तस्वीर नहीं दिखा सकते। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कहर का सबसे चौंकाने वाला सच यमुना नदी में मौजूद है, वो भी तैरता हुआ। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बीते 24 घंटे में हमीरपुर में दर्जन भर से ज्यादा डेड बॉडी यमुना नदी में बहती हुई देखी गई। इस पर प्रभारी निरीक्षक को मौके पर भेजा गया, तो प्रभारी निरीक्षक के द्वारा भी देखा गया कि जनपद कानपुर आउटर की तरफ से ट्रैक्टर में 2 शवों को ला करके उनका अंतिम संस्कार भी जल प्रवाह करके किया गया है, और जो अन्य शव जो पहले से बह रहे थे उनके शवों की स्थिति और उनके पे उपस्थित कफन आदि से ऐसा प्रतीत होता है कि इन शवों को जो है जल प्रवाह करके अंतिम संस्कार किया गया है। कार्रवाई करने के लिए कानपुर आउटर के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। सवाल ये है कि डेड बॉडी कितनी है और यमुना में बिना अंतिम संस्कार के क्यों बहा दी गई? आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ग्राउंड जीरो पर पहुंचे ताकि यमुना में बहती डेड बॉडी के रहस्य को सुलझाया जा सके। यमुना नदी में अचानक नदी की लहरों पर उतराते तकरीबन दर्जन भर शव देखकर पूरे हमीरपुर में हड़कंप मच गया था। ये जमुना नदी है और गुरुवार शाम यहाँ पर कई शव इस जमुना नदी में उतराते हुए देखे गए। पता ये चला कि कानपुर और हमीरपुर के कई गांवों में लोगों ने कोरोना से हुई मौतों के बाद अपने शवों को यूं ही प्रवाहित कर दिया। ये एक बड़ा इंडिकेटर है कि किस तरीके से गांवों में मौतों के बाद लोग दाह संस्कार करने के साथ साथ कहीं कहीं नदियों में भी प्रवाहित कर दे रहे हैं, और गांवों में किस तरह के हालात हैं ये जरूर ये मामला दिखा रहा है। शुरुआती पड़ताल में ये पता चला है कि कोविड से हो रही मृत्यु के बाद घर वाले अंतिम संस्कार करने के बजाय डेड बॉडी को यमुना में बहा दे रहे हैं। ऐसा ग्रामीण इलाकों में हो रहा है। आज तक की टीम ने स्थानीय निवासियों से डेड बॉडी के बारे में पूछा तो उनका जवाब सुनिए। इधर बहुत सारी डेड बॉडीज क्या इधर से बह के आई थी? क्या स्थिति आती है? उस पार से आती है कानपुर से। अच्छा, कितनी बॉडीज आई होंगी लोगों? अभी आई है 5 आज। अच्छा। कल आई थी 14। अच्छा, तो ये क्या कहाँ से बह के आ रही है? इधर आती है, दबा देते हैं लोग, वही है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ जमुना में भी डेड बॉडीज बहती हुई बहुत देखी। 1-2 दिन तो मैंने देखा, मतलब रुकी हुई थी। अब पता नहीं है बह के आ रही कि नहीं, मैंने भी नहीं देखा कि पानी बहता रहता है। वो निकल गई, किसी की नजर पड़ गई तो ठीक है, नहीं तो कोई वो नहीं है। बाकी पता नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखा कि ऐसे बह के आ रही हैं। अभी 1 दिन पहले एक डेड बॉडी रुकी हुई थी, रेत पे फंस गई थी, या फिर जो भी जलाने को आया जो भी हो, अभी वो भी नहीं दिख रही है, निकल गई, शायद बह गई है। प्रशासन आया था क्या हटवाने? सर मुझे नहीं पता उसके बारे में। कहा जा रहा है कि कहीं गाँव में लोगों की डेथ हो रही है और उसको नदियों में डाल दे रहे हैं, और कई लाशें ऐसे बहती हुई यहाँ पे गई हैं, प्रशासन ने हटवाई। सुनने में तो आया है ऐसा, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा देखा नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद ही ऐसे यमुना में डेड बॉडी को बहते हुए देखा है। पहले ऐसी भयावह तस्वीरें नहीं देखी थी। लोगों को लगता है कि कोरोना के डर से गांव में हो रही मौत के बाद लोग डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने की बजाय यमुना नदी में उन्हें प्रवाहित कर दे रहे हैं। हमीरपुर और कानपुर को विभाजित करती ये जमुना नदी है, और इस जमुना नदी का इस वक्त का जो हाल है हम आपको दिखा दें कि कई लाशें बह करके आ रही हैं इस नदी में, और एक तरीके से अवैध शमशान भी बन चुका है, क्योंकि जो कानपुर का किनारा है वहाँ पर हर रोज कई लाशें लगातार जलाई जा रही हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन प्रशासन को कल यहाँ तकरीबन दर्जन भर ऐसी लाशें मिली थीं जो कि
बह करके आ रही थी। यानी कि गांव में या कहीं दूर दराज में लोग कोविड से मृत्यु के बाद अपनों को या तो प्रवाहित कर रहे हैं या फिर ऐसे ही अवैध तरीके से यहाँ वहाँ उनका दाह संस्कार कर रहे हैं। और ये सिर्फ हमीरपुर की बात नहीं है, ज्यादातर जगहों पर यही स्थिति है। कुमार अभिषेक, हमीरपुर, आज तक। कोरोना आपातकाल में संपूर्ण देश का हाल हम आपको बता रहे हैं। देश भर में जब कोरोना वायरस की तीसरी लहर की खतरनाक चेतावनी दी जा रही है, गांव-गांव में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। जब कोरोना के मरीज एक एक बेड, एक एक वेंटिलेटर, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, बिना दवाइयों के मर रहे हैं, तब बिहार में संसाधनों की बर्बादी करने का अपराध किया जा रहा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए विदेशी मदद हम ले रहे हैं, विदेशों से मदद आ रही है, वही वेंटिलेटर्स अस्पतालों में बेकार पड़े हैं। सहरसा में तो 60 बेड के आधुनिक अस्पताल पर ताला लटका हुआ है। हमारे संवाददाता रोहित कुमार सिंह पहुंचे। रोहित की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवाओं में देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल बिहार में इतना भव्य अस्पताल देखकर किसी को भी खुशी हो सकती है, लेकिन सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में बने इस कोविड अस्पताल की हकीकत जानकर न सिर्फ आप दंग रह जाएंगे, बल्कि आपको ये जानकर गुस्सा आएगा कि जिस बिहार में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, अस्पतालों में बेड के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, उस बिहार में 60 बेड का कोरोना मरीजों के लिए बना यह अस्पताल खाली पड़ा है, उस पर ताला लगा है। इस अस्पताल पर ताला इसलिए लगा है क्योंकि इस सरकारी हॉस्पिटल को मरीजों का इंतजार है। यानी ये देश का पहला ऐसा अस्पताल है जिसमें कोरोना मरीजों को ठीक करने की जरूरत का हर इंतजाम है, सिवाय मरीजों के। जबकि अस्पताल की 2 मंजिला इमारत के अंदर 60 मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड है, मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था है, यहाँ तक कि हर कोरोना मरीज को गर्म पानी देने का भी इंतजाम इस अस्पताल में है। आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह जब यहाँ पहुँचे तो हमें यहाँ ताला लटका मिला, जबकि कोरोना आने के बाद इस अस्पताल को पिछले साल ही शुरू कर दिया गया था। आखिर ये अस्पताल क्यों बंद है, ये जानने के लिए रोहित सिंह ने सिमरी बख्तियारपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार को फोन किया और इस अस्पताल का ताला खुलवाया। आज तक की टीम जब इस अस्पताल के अंदर गई तो उसने ऐसी तस्वीर कैद की जो बिहार में कोरोना से अपनों को खोने वालों को रुला सकती है। अस्पताल के अंदर जाने पर पता चला कि ये कोविड-19 अस्पताल 60 बेड से लैस है। पता चला कि अस्पताल में हर बेड के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ अन्य सुविधाएं जैसे गर्म पीने के पानी के लिए इलेक्ट्रिक जग और साफ पानी पीने के लिए आरओ उपलब्ध है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में, जहां पर आप देख सकते हैं ये एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है। पिछले साल ही यहां पर आप देख सकते हैं ये सब डिवीजन हॉस्पिटल है, जिसे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के तौर पर यानी अस्पताल के तौर पर यहां पर इसको तैयार किया गया था। लेकिन ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, उसके बावजूद भी बंद पड़ा हुआ था। हम किस तरीके से चुभती है ये तस्वीरें जब देश में लोग एक एक बेड को तरस रहे हैं। वैसे में आप यहाँ देख लीजिए 40 बेड के इंतज़ाम यहाँ पर इस हेल्थ सेंटर पर है, लेकिन सब के सब खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर बाकायदा बेड लगा हुआ है, पीने के लिए गर्म पानी की भी यहाँ पर जो है वो व्यवस्था है, मगर यहाँ इसे बंद रखा गया है। सवाल उठता है जब लोग एक एक बेड को तरस रहे हैं, वैसे में आखिर ऐसे हालात क्यों हैं कि ये हेल्थ सेंटर जो है या अस्पताल बंद है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहाँ है, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है यहाँ पे। आपकी तरह ये सब देखकर हमारे मन में भी एक ही सवाल था, आखिर ये अस्पताल खाली क्यों है? जब सब कुछ है तो फिर मरीज कहाँ है? ये सवाल हमने अस्पताल के मैनेजर महबूब आलम से पूछा। अभी तो पेशेंट नहीं आ रहा, इस तरह का कॉम्प्लिकेशन पेशेंट आएगा तो उसको रखा जाएगा। अभी जो भी अगर कुछ इस तरह का पेशेंट आता है तो उसको हम लोग रेफर कर देते हैं सहरसा में, वो जो पैरामेडिकल में जो है ना वहाँ पे बना हुआ है डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, वहीं पे डाल देते हैं। अभी ये भी तो डेडिकेटेड ही कोविड हेल्थ सेंटर है, लेकिन आपको मरीज नहीं मिल रहे हैं। अभी तक कोई इस तरह का कॉम्प्लिकेशन मरीज नहीं आया है जो यहाँ पे रखा जाए। बिहार क्या देश के किसी भी राज्य के किसी भी शहर के अस्पतालों में बेड नहीं है? बिहार में भी ऐसा ही है।
गया की ये तस्वीरें आज तक नहीं देश को दिखाई थी। बताया था कि कैसे जमीन पर लिटाकर कोरोना के मरीजों का इलाज करके प्रशासन एहसान कर रहा है, जबकि यहाँ चारों तरफ अफरा तफरी थी। फिर भी लोग सब जानते हुए सरकारी बदइंतजामी का कड़वा घूंट पीने को मजबूर थे। सवाल यह है, अगर सहरसा में मरीज नहीं मिल रहे तो फिर गया के इन लोगों को या फिर सहरसा के आसपास के मरीजों को इस अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं किया गया, जहां एक नहीं दो फ्लोर पर 60 बेड की व्यवस्था है, ऑक्सीजन है, जरूरी दवाएं हैं। अस्पताल क्योंकि बंद है तो यहाँ डॉक्टर भी मौजूद नहीं है और यहाँ पे आप देखिए सब चीज़ का यहाँ पे कुछ व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की हुई है। ये दवाइयाँ जो है वो यहाँ पर जो है आप देखिए लोग दवा को जो है वो देश में तरस रहे हैं, लेकिन यहाँ कितनी सारी दवाइयाँ जो हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं जो कि संक्रमित मरीजों के लिए काम आ सकता है। और यहाँ फर्स्ट एड की भी यहाँ पे व्यवस्था है, नेबुलाइज़र है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर नापने की जो सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लेकिन इन सब चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। और यहाँ बाकायदा देखिए कोविड-19 के लिए एक डेडिकेटेड फाइल भी यहाँ पर बना हुआ है। बिहार में एक तरफ लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ जनता की गाड़ी कमाई से बने अस्पतालों को ताला लगाकर उनसे दूर किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि वाकई में सहरसा के हिस्से में एक भी मरीज ऐसा नहीं है जिसे इस अस्पताल की जरूरत हो। लगातार कई एक महीनों से देख रहा हूँ कि ये ऐसे इसी हालत में बंद पड़ा हुआ है, लेकिन संसाधन यहाँ पे उपलब्ध है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं, डॉक्टर्स की भी टीम है और काफ़ी लोग इसमें एक्टिव हैं। उसके बावजूद पेशेंट का नहीं आना निश्चित रूप से एक सवाल खड़ा करता है कि या जिला प्रशासन इस अस्पताल को या तो अपने सोच के कारण नहीं चालू करवा पा रहा हो या फिर पेशेंट का नहीं आना वजह है। लेकिन अखबार की जो रिपोर्टें हैं और जो यहाँ की जांच रिपोर्टें वो दर्शाती हैं कि यहाँ पे लगभग एवरेज 30 पेशेंट डेली पॉजिटिव हो रहे हैं। संसाधन को कमी नहीं है, बेड हम लोग के पास है, ऑक्सीजन भी वहाँ पर उपलब्ध है, केवल अभी अब डॉक्टर जो है उस स्तर का हम लोग के पास कमी है, इसलिए जिला में जो है डॉक्टर वहाँ पर्याप्त मात्रा में है और वहाँ पर हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अस्पताल पे ताला लटक रहा है। काफ़ी विचलित करती है ये तस्वीरें कि जब देश में लोग बुनियादी चीज़ों के लिए इस वक्त तरस रहे हैं, ऑक्सीजन, बेड्स, वेंटिलेटर, वहाँ इस अस्पताल में काफ़ी चीज़ें हैं उपलब्ध, बेड्स की व्यवस्था है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था है, लेकिन मरीज़ को तरस रहा है ये अस्पताल और शायद इसीलिए प्रशासन ने इस अस्पताल को बंद रखने में ही जो है अपनी भलाई समझी है। कैमरा पर्सन आनंद कुमार और धीरज कुमार सिंह के साथ रोहित सिंह, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, आज तक। देखिए खबर हमने चलाई है अभी और आज तक पर खबर चलने का तुरंत असर हुआ है। सहरसा के बंद पड़े इस अस्पताल को खोल दिया गया है। अभी हमने आपको सहरसा में 60 बेड के अस्पताल पर ताला लटका होने की खबर दिखाई, जिसका असर हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए ये रिपोर्ट हम तक पहुंचाने वाले हमारे संवाददाता रोहित कुमार सिंह से आइए बात करते हैं। सीधे रोहित के पास लिए चलते हैं। रोहित, ये अस्पताल कैसे खोला गया, किस तरह से यहाँ मरीज आएंगे, क्या अब लोगों को ये बता दिया गया है कि यहाँ आइए और यहाँ आपका इलाज होगा? ये देखिए बिल्कुल ये अस्पताल जो है अब ये खुल चुका है, क्योंकि जब हमने इस पे पूरी खबर दिखाई थी उसके बाद जो ज़िला प्रशासन है वो हरकत में आया है। और जिस तरीके की तस्वीरें हैं वाकई मैं आपको बताऊं सही विचलित करने वाली हैं। जब देश में लोग एक एक बेड, एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कंधे पर उठा के ले जा रहे हैं, एक एक वेंटिलेटर के लिए तरस रहे हैं, वहाँ एक ऐसा इंतज़ाम है जहाँ पर 60 लोगों की तो जो इलाज हो सकता है, ऑक्सीजन भी वहाँ उपलब्ध है। लेकिन अब जो हमें जानकारी मिल रही है कि इतने महीनों तक बंद रहने के बाद आखिरकार जिला प्रशासन ने इस अस्पताल को खोल दिया है और आज वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स भी गए हुए थे, उनकी भी वहाँ पे डिप्यूट किया गया है और वो बताया जा रहा है कि अब मरीज़ अगर वहाँ पे आएंगे उनका इलाज वहीं पे किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज तक की खबर का असर हुआ है और इस बंद पड़े अस्पताल को जो कि वेल इक्विप्ड है उसे अब खोल दिया गया है। बहुत धन्यवाद रोहित हमारे संवाददाता जिनके खबर पर यह असर हुआ है और उस अस्पताल को खोल दिया गया। आइए अब हम आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। आखिर उत्तर प्रदेश के एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत पर सस्पेंस क्या है? मौत कोरोना से हुई या फिर किसी और कारण से? कोरोना की रिपोर्ट और घर वालों के दावे के बीच कैसे उलझ गई है 5 मौत की ये गुत्थी? देखिए हमारी रिपोर्ट। नाम हनुमान श्रीवास्तव, नाम
माधुरी श्रीवास्तव, नाम सौरभ श्रीवास्तव, नाम उषा श्रीवास्तव, नाम अश्विनी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले एक परिवार के 5 सदस्यों की एक के बाद एक मौत हो गई। अब इस घर में इन बच्चों के सिर से माँ बाप से लेकर दादी का कोरोना किस तरीके से गांव में अपने पांव पसार रहा है, इसकी बानगी देखनी है तो हम पहुंचे हैं गोंडा के चक्रौत गांव में हैं। चक्रौत गांव का ये श्रीवास्तव परिवार है और इस परिवार ने 2 तारीख से लेकर 24 तारीख तक यानी कि 22 दिनों में अपने 5 सदस्यों को खो दिया है। सबके सब लगभग कोरोना जैसे लक्षण, हालांकि सबों की टेस्टिंग हुई, किसी का नेगेटिव आया, कुछ लोगों को लगता है कि कोरोना नहीं था, लेकिन जो भी कोरोना के लक्षण थे, मसलन सांस लेने की समस्या, ऑक्सीजन का कम होना, इन्हीं बीमारियों से ग्रसित होकर इस परिवार ने अपने 5 लोगों को खोया है। घर वालों को बस यही पता है कि लक्षण कोरोना के थे, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव थी। अपने परिवार के कई सदस्यों को खो चुके पवन आज एकदम बेबस है। 2 तारीख को बड़े पापा एक्सपायर हो गए थे, फिर जिस दिन बड़े पापा का तिरही था उस दिन दादी एक्सपायर हो गई, उसके दूसरे दिन हमारे भाई एक्सपायर हो गए, जॉन्डिस हो गया था, उसके 22 तारीख को मम्मी एक्सपायर हो गई थी सांस की बीमारी से, और फिर 24 तारीख को पापा एक्सपायर हो गए थे सांस फूलने के कारण। तो सबों को सांस की दिक्कत हो गई थी? हाँ। ऑक्सीजन मिला नहीं मिला? ऑक्सीजन मिला था, लेकिन समय जब 1 घंटा लगा फिर अचानक अपने आप खत्म हो गया। तो ये वो परिवार की दास्तान है। बेटा यानी कि बेहद ही छोटे उम्र के हैं दोनों, लेकिन दोनों अब फिलहाल नितांत अकेले हैं अपने घर में। बड़ा परिवार, जॉइंट परिवार है, शायद राहत मिले। पवन ने अपनी दादी, माँ बाप, भाई और ताऊ को खोया है। सभी को कोरोना के लक्षण थे, लेकिन अब मृत्यु की वजह महामारी मानने को कोई तैयार नहीं। अब स्थिति के मुताबिक जो है वो कोविड ही लग रहा है, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है रिपोर्ट के हिसाब से कोई कुछ नहीं कह सकता भाई, जो रिपोर्ट है वही आदमी कहेगा। लेकिन स्थिति जो है, जो जांच जो हुई थी यहाँ पे लोगों की, वो क्या एंटीजन टेस्ट हुआ था या फिर आरटीपीसीआर? यहाँ आरटीपीसीआर किसी की नहीं हुई है, केवल एंटीजन हुआ है। एंटीजन टेस्ट हुआ जी। और किसी ने प्रशासन की तरफ से किसी ने पूछा नहीं? प्रशासन से कोई पूछने देखने आया तक नहीं, एसडीएम हो या और कोई भी हो, वही जो भाई दादाजी बताए हैं कि हाँ दरोगा साहब फोन करके जानकारी लिए, पर उतनी सी बात। अश्विनी श्रीवास्तव इस दुनिया में नहीं है। 11 साल की बेटी अदिता और 16 साल का बेटा अमन बचा है। अब बच्चों का पालन पोषण चाचा के कंधों पर है। सरकारी सिस्टम की नजर में परिवार के सदस्यों की असमय मृत्यु प्राकृतिक है और घर वाले भी असमंजस में हैं कि आखिर मृत्यु हुई तो कैसे हुई, कोरोना काल बना या फिर वजह कुछ और है। कुमार अभिषेक, गोंडा, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में आज हमने आपको विभिन्न राज्यों से कोरोना की खबरें दिखाई, जहां पर प्रशासन की नाकामी की वजह से लोगों को सहना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है और कुछ कोरोना की खबरें डरा भी देती हैं। लेकिन हमारी सेना सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सेना की मदद लीजिए। दिल्ली में याद होगा आपको तो किस तरह से हमारी सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस इस युद्ध में जुटे हुए हैं। आईटीबीपी का जब सहारा लिया गया कोरोना से लड़ने के लिए, तो सिर्फ 48 घंटों में आईटीबीपी के जवानों ने एक ऐसा ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर दिया जिससे 100 से ज्यादा मरीजों को तुरंत ऑक्सीजन मिलेगी। यह काम काबिले तारीफ है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से ऑक्सीजन की क्राइसिस इस हॉस्पिटल को हो रही थी, इटली के सहयोग से अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है और इससे ऑक्सीजन का जनरेशन होगा। खुद इस अस्पताल में ऑक्सीजन बनेगी और उसके जरिए यहाँ से जो कोरोना के मरीज हैं उनको ऑक्सीजन पहुँचाया जाएगा। इटली के पिछले साल 17 जो कोरोना संक्रमित मरीज थे उनका इलाज आईटीबीपी की तरफ से किया गया था। यही वजह है कि आईटीबीपी को इटली की तरफ से इस तरीके का सहयोग मिला है और जिसका इस्तेमाल अब आईटीबीपी के इस रेफरल हॉस्पिटल में किया जाएगा। नोएडा से कैमरामैन सत्या के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी और ये हमारी सेना और सेना के जवानों का कमाल है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।